नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और नई घटना बताऊंगा। ये घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। हाल ही फिलहाल में ही इसका खुलासा हुआ है। बात है वही अपने उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। हुआ कुछ यूं कि 19 अगस्त 2025 को कानपुर के थाना सचेंडी में लालूपुर गांव की एक महिला सावित्री देवी थाने पर पहुंची और उसने ये बताया कि साहब उनका बेटा शिववीर बहुत दिनों से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। मैंने सभी रिश्तेदारियों में पता कर लिया, उसके जानने वालों से पता कर लिया, उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी पत्नी यानी मेरी बहू घर में है। उससे पूछने पर उसने ये बताया कि वो गुजरात में जहाँ नौकरी करते थे वो गुजरात चले गए हैं। उनका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है, बहू का ये कहना है, बहू का नाम लक्ष्मी बताया उसने, उसका ये कहना है कि उसे नहीं पता कि वो क्यों मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। खैर, 19 अगस्त पुलिस ने शिवबीर की गुमशुदगी लिख ली और 50 वर्ष उसकी उम्र थी और उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। दूसरे दिन माँ सावित्री ने जाकर ये बताया कि मुझे जो शक है वो ये है कि मेरे बेटी का बेटा यानी शिववीर का सगा भांजा, उसके मेरे बहू से कुछ संबंध हो गए थे, जिसके कारण मेरा बेटा उसको, भांजे को भी और पत्नी को भी बहुत डांटता था, झगड़ा करता था। और इसीलिए काफ़ी दिन से वो अब की बार दीपावली में आया था तो वो जा नहीं रहा था कि ये मनमानी करती है यहाँ पर, मैं इसको इसकी निगरानी करूँगा, इसको देखूँगा। और उसके बाद से ही उसने ये भी बताया कि उसका पैतृक गांव बांदा में है और दीपावली में घर में दिया जलाने के लिए वो अपने पैतृक गांव बांदा गई थी। 5 नवंबर को जब वो वापस लौट कर आई कानपुर में सचैनी में, तो उसका बेटा वहाँ दिखाई नहीं पड़ा, शिवराम। उसने बहू से पूछा, उसने कहा वो तो गुजरात चले गए जहाँ नौकरी करते थे। फ़ोन से बात करने की कोशिश की, कुछ पता नहीं लगा। 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे 10 महीने हो गए। तब माँ की चिंता जो थी, वाजिब थी, वो फ़ौरन थाने पर जाकर उसने पूरी बात बता दी। खैर, पुलिस आई और जब उसने बताया कि उसकी बहू और उसके भांजे से कुछ संबंध था और मुझे ये लगता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को गायब कर दिया है, पुलिस दोनों को पूछताछ करने के लिए थाने पर ले आई। भांजे का नाम अमित और शिवबीर की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ये दोनों थाने पर आ गए, लेकिन वही कि साहब मुझे क्या पता, वो तो यहाँ आए थे, वो वहाँ आए थे, वो चले गए, कब चले गए, ये चले गए, वो चले गए। खैर, पुलिस फिर अपने आप पर आ गई। आप समझ ही सकते हैं कि जब वो विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई तो फिर बहुत देर तक वो टिक नहीं पाए और उन्होंने बताया कि उन लोगों ने 1 नवंबर को ही शिवराम को मार दिया था। पुलिस ने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, तो फिर पूरी बात समझ में आई। पता ये लगा कि शिवबीर गुजरात में काम करता था और लक्ष्मी का परिवार भी गुजरात में काम करता था और दोनों के बीच गुजरात में ही संबंध बन गए। वो वाराणसी में ही वाराणसी के पास यानी गाजीपुर ज़िले की रहने वाली थी। उन लोगों ने लव मैरिज कर ली, शिवराम और लक्ष्मी ने। गांव वालों ने और माँ सावित्री ने बताया कि 6 साल पहले शिवबीर, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसके 3 बच्चे आनंद, रोहित और अंकिता, ये तीनों गांव में रहने के लिए सचेंडी आए। उनके पास जगह, मकान नहीं था, टूटा फूटा मकान था। तो भांजे अमित ने गांव में ही घर बनाने के लिए एक ज़मीन दे दी अपनी कि आप लोग इस ज़मीन पर रहिए। मामा लोग हैं, मामा मामी और बच्चों के लिए कहा कि आप लोग रहिए।
फिर शिववीर ने उसी ज़मीन पर अपना एक मकान बना लिया, कुछ झोपड़ी का हिस्सा, कुछ पक्का हिस्सा बना लिया और अपनी माँ सावित्री, पत्नी और तीनों बच्चों के साथ वहाँ रहने लगा। बीच बीच में वो नौकरी के सिलसिले में गुजरात चला जाता था। गांव वाले बताते हैं कि इसी दौरान शिववीर की पत्नी लक्ष्मी और शिववीर के सगे भांजे अमित के बीच कुछ चलने लगा, जिसकी जानकारी गांव में यंगस्टर्स को, नौजवान लड़कों को होने लगी और धीरे धीरे गांव वाले भी इस बात को जान गए। और इस बार यानी 2024 में दीपावली में जब शिवराम घर आया तो आसपास आस पड़ोस के लोगों ने या उसके हमउम्र लोगों ने उसको ये बात बताई कि तुम्हारे गुजरात जाने पर यहाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना, कि बहार आ जाती है। ये बात सुनकर शिवराम को बहुत बुरा लगा। शिवराम ने अपनी पत्नी से ये बात पूछी, पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। लोगों ने फिर, जैसे कुछ लोग जो इसी चक्कर में लगे रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्होंने तिथिवार और दिनवार ये सारी बात बताई कि कब कब आया, कब कब ये गई, किसके साथ गई, कहाँ गई, ये सारी बातें शिववीर को बताई गई। शिववीर आग बबूला हो गया। वैसे तो सामान्य रूप से वो बहुत शराब नहीं पीता था, लेकिन ये जानकारी होने के बाद वो लगभग रोज शराब पीने लगा और शराब पीकर आते ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट और झगड़ा झंझट करने लगा कि ये जो मैं सुन रहा हूँ इससे मेरी बदनामी हो रही है और ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुमने ऐसा किया, और इस तरह की बातें। फिर भांजा अमित भी उसको मिल गया। भांजे अमित से भी उसने कहा कि तुमने ज़मीन देकर कोई एहसान नहीं किया है, और अगर ज़मीन दी है तो तुमको इस बात की शर्म होनी चाहिए कि तुम मेरे भांजे हो, मैं और मेरी पत्नी दोनों तुम्हारे पैर छूते हैं, और इसके बाद भी तुम घर में ही सेंध तुम लगा रहे हो और अपनी मामी से ही तुमने संबंध बना लिए हैं, और दोबारा कभी मेरे घर के आसपास भी दिखाई न पड़ना। ये बात सुनकर अमित फिर उसने जब तक शिववीर था तब तक उसके घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन शिववीर और लक्ष्मी की बातचीत होती रही और लगभग साल भर पहले से ही वो शिववीर की हत्या का प्लान बना रहे थे कि इसको रास्ते से अगर नहीं हटाया गया तो हम लोगों को मिलने जुलने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये हम लोगों को हमेशा परेशान करेगा। शिववीर को मारने के लिए अमित ने पहले ही नींद की गोलियों का पूरा पैकेट, पूरा जखीरा जिसको कहते हैं, 30-35 टेबलेट्स, वो लक्ष्मी को उपलब्ध करा दिए थे और ये कहा था कि इस बार आया है दिवाली में, अब की बार हम लोग अपना काम कर लेते हैं। ये तय हुआ कि शाम को किसी खाने के किसी पदार्थ में या दूध में या किसी दूसरे पे चाय में इतनी 20-25 गोलियां डालकर इसको दे दी जाए। लक्ष्मी ने वही किया और नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खाना खिला दिया। खाना खिलाने के तुरंत बाद मोबाइल से मैसेज करके भांजे अमित को घर बुला दिया। थोड़ी देर में शिववीर अचेत हो गया। नींद की गोलियों का असर होते ही वो अचेत हो गया तो अमित ने उसके सिर पर साबड़ से 3 वार किए। पत्नी लक्ष्मी साथ में खड़ी होकर ये बात देख रही थी। लक्ष्मी ने यह नोटिस किया कि अभी इसकी सांस चल रही है। अमित से साबड़ छीनकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी 2 साबड़ उसके सिर पर जोर जोर से मार दिए। फिर पुलिस को उन्होंने बताया कि मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की बात वो सोच ही रहे थे कि कहाँ ले जाया जाए, कैसे ले जाया जाए। इसी बीच में शिववीर की 13 साल की लड़की और एक छोटा बेटा आ गया। उसने पिता के शरीर को या सिर को खून से लथपथ देखकर रोना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मी ने दोनों को समझाया। वो बताया कि पापा रोज नशे में हम लोगों के साथ, मेरे साथ और तुम लोगों के साथ मारपीट करते थे। तुम लोगों को भी इन्होंने बहुत पीटा है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है। तुम इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं करोगी।
शिवबीर की मां सावित्री ने भी पुलिस को ये बताया कि वो दिवाली के समय अपने मूल पैतृक निवास बांदा में पड़ता है, वहाँ दिवाली का दिया जलाने गई थी। और 5 नवंबर को जब वो लौटी तो 2-3 दिन शिवबीर जब उसे नहीं दिखाई पड़ा और मोबाइल पर उसकी बात नहीं हो पाई, तो उसने बहू लक्ष्मी से पूछा कि कहाँ गया है। उसने बताया कि वो वहीं गया है, राजस्थान गुजरात गया है, जहाँ वो नौकरी करता था। लेकिन माँ 10 महीने तक लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करती रही और जब बात नहीं हुई तब वो 19 अगस्त 2025 को सचेंडी थाने पर गई। खैर, जब पूरी बात खुली गई तो ये हुआ कि लाश कहाँ है। तो पता ये लगा कि लाश घर के 100 मीटर आगे एक बगीचे में मैं चारपाई के पहले से बने एक गड्ढे को थोड़ा और खोदकर उसी में ऊपर से मिट्टी डालकर अच्छी तरह से उसे दबा दिया गया था। एसडीएम की उपस्थिति में बॉडी को एक्सह्यूम किया गया और उसमें उसके लाश के अवशेष शिवबीर के मैं चारपाई के मैं खटिया के बरामद हो गए और उसकी पहचान उसके गले के लॉकेट से हुई। शरीर सड़ गल गया था, हड्डियां ही बची थीं, लेकिन लॉकेट से उसकी पहचान हो गई। इस पूरी घटना का खुलासा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि हत्या आरोपियों की निशानदेही पर 10 महीने बाद बगीचे में खुदाई शुरू की गई तो कंकाल के कुछ अवशेष मिले, लेकिन बनियान और गले के लॉकेट से शव की पहचान हो गई कि ये शव शिवबीर का ही है। सहायक पुलिस आयुक्त शिखर पनकी ने बताया कि सावित्री देवी ने 19 अगस्त को थाना सचेंडी पर ही एक गुमशुदगी लिखवाई थी कि उनका बेटा शिवबीर कहीं गायब हो गया है। गुमशुदगी दर्ज की गई थी और फिर जब उन्होंने शंका जाहिर की अपने बहू और अपने भांजे पर तो उनकी सीडीआर खंगाली गई तो सारी बात खुल गई कि जो कुछ भी है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। फिर उन्हें पकड़ा गया और फिर सारी बातचीत सामने आ गई। आज की घटना देखिए, मामा भांजा या मामी भांजा, ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। कम से कम उत्तर भारत में इस रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र होता है इस समाज में ये रिश्ता कि भांजे की उम्र कितनी भी कम हो और मामा कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन भांजे के पैर छूते। यही नहीं, गांव भर भांजे के पैर, जो पारिवारिक लोग हैं, वो भांजा कभी आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। और ये भी कहावत है कि भांजे को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर मामा कभी भांजे को थप्पड़ मार दे तो बुढ़ापे में उसके हाथ कांपते हैं। लेकिन भांजे ने इतनी गलत हरकत की कि मामी से संबंध बनाए और इसी चक्कर में उसने मामा की हत्या कर दी। मैं अपने अलग अलग अपराध की घटनाओं में ये बार बार कहता हूँ कि किसी को भी उस घर में फ्री एक्सेस नहीं देनी चाहिए जिस घर में महिलाएं या बच्चियां हों। और वो चाहे जितना नज़दीकी रिश्तेदार हो, चाहे जितना नज़दीकी दोस्त हो, कभी उसको घर में फ्री एक्सेस नहीं देनी चाहिए। रोक टोक जरूर होनी चाहिए और अगर रोक टोक न की गई तो एक न एक दिन धोखा होना लाजमी है, धोखा होगा ही होगा। किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए कि अपने ही घर में आग लग जाए। आज एक और ज़रूरी सूचना देने के लिए मैं आपको देना चाहता हूं कि अपने किस्सा गोई परिवार की जो पुस्तक है वर्चस्व, उसे एक पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने दिया है। जो इसकी सूचना आई है उसमें ये लिखा गया है, ये सूचना आई है डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, जो संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में। वो लिखती हैं कि मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपके द्वारा लेखक के रूप में लिखी गई पुस्तक वर्चस्व को वर्ष 2024 के
राजभाषा गौरव पुरस्कार हेतु न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र और पुलिस प्रशासन की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजभाषा विभाग की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। आगे लिखते हैं कि हिंदी दिवस समारोह 2025 तथा 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। 14 व 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय भव्य आयोजन में मंचासीन अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार विजेता को प्रविष्टियाँ आमंत्रित करते समय जारी जो आगे की है कि आपको टीएडीए दिया जाएगा, क्या क्या है। कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास 14 सितंबर 25 को सुबह 9 बजे महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर में किया जाएगा। तो बहुत ही हर्ष की बात है, बड़े गौरव की बात है कि अपने किस्सा गोई परिवार की ओर से या किस्सा गोई परिवार का ही समझें के द्वारा जो लिखित ये पुस्तक है वर्चस्व, उसको देश का इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। और मैं यानी आपका सुधी श्रोताओं का जो आपका मित्र हूँ या आपका भाई हूँ, मैं अकेला पुलिस अफसर हूँ देश में जिसकी इस कृति पर, जिसके इस लेखन पर ये पहला पुरस्कार दिया जा रहा है। वहाँ से जानकारी करने के लिए मैं कल पहुँच जाऊँगा, आज रात में ही पहुँच जाऊँगा। कल सुबह मैं वहीं रहूँगा और 14 को दिन में करीब 11 बजे ये पुरस्कार जैसा बताया गया है कि प्रथम पुरस्कार विजेता लोग कोई 7 या 8 हैं अलग अलग श्रेणियों में, वो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और मंच पर जो सम्मान होगा, जो उसका सर्टिफिकेट होगा, जो अंगवस्त्र दिया जाएगा, ये पूरे किस्सा गोई परिवार के लिए सम्मान का दिन होगा कि आपकी पुस्तक को इतनी अच्छी जगह से रिकॉग्नाइज करके उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जो भी हमारे किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोता गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत के हैं, अगर वो वहाँ आएंगे, ये जगह है महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर, आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपने किस्सा गोई परिवार को जब ये पुस्तक पर पुरस्कार दिया जाएगा, वो इस बड़े आयोजन के साक्षी बने और जो भी आएँ वो हमको कमेंट में ज़रूर लिख दें कि वो कब आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा उनसे संपर्क करके उनसे उस दिन ज़रूर मुलाकात करूँ, क्योंकि दोपहर तक ये हम लोगों के पुरस्कार बढ़ जाएंगे। बाकी दूसरे श्रेणियों के पुरस्कार शाम तक का वो वहाँ प्रोग्राम है। अगले दिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हिंदी पर बहुत काम किया है, बैंकों के, तमाम सरकारी विभागों के, जिन को बैंक हिंदी भाषा में जिन्होंने साल भर में बहुत काम किया है और उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया है, उनको ये सम्मान मंचासीन अतिथियों द्वारा बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे। तो पूरे किस्सा गोई परिवार के लिए बहुत ही सुखद क्षण होगा। मैं अपने पूरे परिवार को इस उपलब्धि के लिए, इस किस्सा गोई परिवार को, उनके सुधी श्रोताओं को इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। क्योंकि वर्चस्व जो कहानी लिखी गई श्री प्रकाश शुक्ला पर आधारित, उसकी शुरुआत ही मैंने किस्सा गोई से शुरू की थी। और जब ये किस्सा गोई धीरे धीरे 400-500 एपिसोड इसके हो गए थे, तब मैंने इसका लेखन शुरू किया था। अमेज़न पर ये किताब अभी भी उपलब्ध है, मतलब अगर कोई लेना चाहे तो अमेज़न पर इस किताब को ले सकता है। दूसरा ये है कि आप लोग जो हमने QR कोड और तमाम जो शेयर किया है कि आप किस्सा गोई परिवार की सहायता करें, तो ज़रूर करें। हमें सहायता की राशि मिलती जा रही है। मैं उन सभी का धन्यवाद भी कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा है
और मैं फिर से सुधी श्रोताओं से कहूँगा कि अपेक्षित सहयोग जरूर करें, अवश्य करें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।